हेलो, नमस्ते, स्वागत है सभी का आज की क्लास में। मैं बच्चों पढ़ाने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। बट हमेशा ये बात ध्यान रखने की कि इकोनॉमिक्स में जब पढ़ते समय आप छोटी छोटी वोकैबुलरी को बहुत ध्यान से समझें। यदि आप इनको बहुत ध्यान से समझते हैं तो आपको जो कॉन्सेप्ट होगा बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि साइंस में आपको फिजिक्स पर छोटे छोटे पहलुओं पर ध्यान देना होता है, वैसे आर्ट्स में इकोनॉमिक्स पर आप बहुत ही छोटी चीजों पर ध्यान देंगे तो आपके लिए इकोनॉमिक्स बहुत ईजी होने वाली है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों बंडल। इसको हम परिभाषित करें, नाम छोटा सा है लेकिन डेफिनेशन पूछे जाने पर हम अच्छे से नहीं पढ़ते तो बहुत सामान्य सी डेफिनेशन को भी हम गलत लिख के आते हैं। बंडल है, सामान्य से मैं आपको उदाहरण दे दूं, ये आपको दे रखा है जैसे कि 4 और 5, ये आपका एक बंडल है। तो बंडल की जो डेफिनेशन हो जाएगी वो इस प्रकार होगी, दो वस्तुओं की मात्राओं के समूह को, दो वस्तुओं के समूह को नहीं, दो वस्तुओं की मात्राओं के समूह को या युग्म को हम क्या कहते हैं, बंडल कहते हैं। जैसे कि आपको दे रखा वस्तु ए की वस्तु 2 दे रखा है, या वस्तु एक्स या वस्तु वाई दे रखा है, तो वस्तु एक की 4 इकाइयां, वस्तु 2 की 5 इकाइयां, ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, आपके बंडल कहलाती है। क्वेश्चन कभी कैसे भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट टाइप में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आपको एक बंडल दे रखा और उसमें पूछा 5 क्या है ना, तो वो क्या आ जाएगी, वस्तु 2 की मात्रा, है ना, तो 5 आ जाएगी, वस्तु 2 की मात्रा आ जाएगी। फिर बंडल से ही हमारा बजट सेट और बजट रेखा बनती है। तो हम सबसे पहले समझते हैं बजट सेट किसे कहते हैं। बजट सेट में आ जाएगा उपभोक्ता की आय तथा दोनों वस्तुओं की कीमतों के ज्ञात होने पर उपभोक्ता जिन बंडलों को ले सकता है, अर्थात जिन बंडलों का वह चयन कर सकता है, उसे हम बजट सेट कहते हैं। अगर हम इसे इक्वेशन के रूप में लिखें तो हमें इसी प्रकार से लिख सकते हैं, P1x1 P2x2 लेस देन एंड इक्वल m। यानी कि P1x1 वस्तु 1 पर किया गया खर्च, P2x2 वस्तु 2 पर किया गया खर्च, और दोनों का योग करके, यानी कि जब वस्तु 1 और वस्तु दोनों का जो व्यय होगा वो दोनों मिलाकर जब उपभोक्ता की आय की या तो बराबर हो जाए या उससे कम हो गए, तो ये हमारा आ जाएगा बजट सेट का समीकरण। हम एक उदाहरण के द्वारा इसे समझ सकते हैं। ये देखते हैं, उपभोक्ता की आय हमें दे रखी है 20 रुपए, वस्तु 2 की कीमत 5 रुपए, वस्तु 1 की कीमत 5 रुपए और वस्तु 2 की कीमत भी अपन को दे रखी है 5 रुपए। ये हमारी पाठ्य पुस्तक का एक उदाहरण है। अब हम देखते हैं कि ये सारी चीजें, यानी कि उपभोक्ता की आय हमें ज्ञात है, दोनों वस्तुओं की कीमतें हमें ज्ञात है, तो हम बजट सेट के अंतर्गत आने वाले बंडलों का निर्माण कैसे कर सकते हैं। और बेटा बहुत अति महत्वपूर्ण है। अब ये आ रहा है, जैसे कि हम बंडल का चयन करते हैं, पहली वस्तु की मात्रा 0, हमें दूसरी वस्तु की मात्रा को क्रमिक रूप से बढ़ाना है। लेकिन ये बात ध्यान रखनी कि ये भी एक हमारा बंडल है 0 0, क्योंकि आपके पास में आय है, दोनों वस्तु की कीमतें ज्ञात है, आप जाते हैं और वो चीज आपको पसंद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता उसका चयन नहीं करेगा। तो यह भी एक प्रकार का बंडल हो सकता है, चाहे भले ही उसके पास में आय भी है और दोनों वस्तुओं की कीमतें भी उसे ज्ञात है। अब पहले वस्तु की मात्रा को 0 रखते हैं, दूसरी वस्तु की मात्रा को क्रमिक रूप से बढ़ाते जाएंगे तब तक कि जब तक कि उपभोक्ता की आय से अधिक खर्च नहीं हो जाता, ठीक उससे पहले तक। तो ये आ रहा है 0 1। अब बेटा ये जो 1 है वो रुपया नहीं है, अभी अपन ने ठीक पहले क्या पढ़ा था, ये वस्तु 1 या वस्तु 2 की मात्राएं हो सकती है। तो ये वस्तु 2 की 1 इकाई ले रहे हैं, और वस्तु 2 की 1 इकाई का मतलब आपके कितने रुपए खर्च हो गए, 5 रुपए। फिर नेक्स्ट देखते हैं 0 2, यानी कि अपन ने वस्तु 2 पर 10 रुपए खर्च किए, 0 3, और ये आ जाएगा हमारा 0 4। इसके आगे हम 0 5 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 5 इकाइयां लेते हैं तो आपके पास में 25 रुपए खर्च हो जाते हैं। तो हमारा जो अंतिम बंडल आएगा उसमें 0 4 आएगा। फिर नेक्स्ट वस्तु 1 की 1 इकाई रखते हैं और वस्तु 2 को 0 से बढ़ाते हुए क्रमिक रूप से बढ़ाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 0, यानी कि हमारे वस्तु 1 की 1 इकाई लिए, यानी कितना रुपए खर्च किए बेटा, 5 रुपए। फिर नेक्स्ट देखें 1 और 1, 0 के बाद 1 बढ़ाया तो 5 रुपए, या 5 रुपए 10 रुपए, फिर ये आ जाएगा हमारे 15 रुपए, और ये हमारे हो जाएंगे 20 रुपए। फिर वस्तु 1 की हमने 2 इकाई ली, फिर वही 0 से बढ़ाते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, तो कितने रुपए खर्च होगा बच्चों, 10 रुपए, फिर 15 रुपए, और फिर ये आ जाएगा आपके 20 रुपए। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आ जाएगा वैसे जैसा कि हम करते हुए आ रहे हैं, 3 0, कितने रुपए खर्च हुए, 15 रुपए, और फिर आ जाएगा 3 1, यानी कि हमारे ये 20 रुपए खर्च हो गए। और फिर नेक्स्ट बंडल हम देखते हैं 4 0, यानी कि हमने सारा पैसा किस पर खर्च किया, वस्तु 1 पर खर्च किया, तो हमारे 20 रुपए यहाँ खर्च हो गए। तो बेटा ये हमारा बजट सेट बना। अब वापिस एक बार डेफिनेशन को ध्यान से सुने, उपभोक्ता की आय तथा दोनों वस्तुओं की कीमतों के ज्ञात होने पर उपभोक्ता जिन बंडलों का चयन कर सकता है। तो ये बजट सेट है, इनमें से अपन किसी भी बंडल का चयन कर सकते हैं, और ये किसके ऊपर निर्भर करेगा, ये उपभोक्ता के रुचि और अधिमान के ऊपर निर्भर करता है, किस बंडल का चयन करना चाहता है। तो ये हमारा हो जाएगा बजट सेट समीकरण और इसका एक उदाहरण।
फिर देखते हैं क्या बजट रेखा, नेक्स्ट आ रहा है बजट रेखा का समीकरण। अब बजट रेखा का समीकरण क्या होगा? बजट रेखा का समीकरण दोनों वस्तुओं पर किया गया खर्च जब उपभोक्ता की ठीक आय के बराबर हो जाता है तो हमारा बजट रेखा का समीकरण होगा। यानी कि यह आ जाएगा P1x1 P2x2 इज इक्वल टू M, यानी कि वस्तु एक और वस्तु दो, यानी कि किया गया जो कुल खर्च होगा यदि ठीक उपभोक्ता की आय के बराबर हो जाता है तो हमारा बजट रेखा का समीकरण आएगा। अब बजट रेखा का समीकरण आने के बाद हम ये देखते हैं कि क्या इनमें से कौन से बंडल है जो ठीक बजट रेखा के बराबर होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 0,4 यानी कि 20 रुपए खर्च हो रहे हैं, यहाँ भी 20 रुपए, 2 और 2 यानी कि 10-10 रुपए खर्च हो रहे हैं, 20 रुपए, 20 रुपए और 20 रुपए, यानी कि ये सारे जो बंडल होंगे वो हमारी बजट रेखा पर आने वाले, यानी कि बजट रेखा के समीकरण में ये ठीक उपयुक्त ठहरते हैं। वर्तमान में 2 साल से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, और बेटा क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो हर बार हट के कुछ न्यूमेरिकल होते हैं। तो हो सकता है इस बार इसी प्रकार का आपको कोई क्वेश्चन दे दें और आपसे पूछ लें बजट सेट और बजट रेखा के अंतर्गत आने वाले बंडलों को लिखिए। बेटा ये ध्यान रखना है, ये बंडल नहीं भूलना है। हो सकता है कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ जाए तो उपभोक्ता की आय 20 रुपए, P1 और P2 के अपन को दे रखा है ना, ऐसे इसमें आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सा बंडल नहीं आएगा, और आपसे ऑप्शन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि उपभोक्ता की आय आपको दे रखी 20 रुपए, P1 5 रुपए और P2 भी दे रखा है 5 रुपए, और अपन से उन्होंने निम्नलिखित से कौन सा बंडल नहीं आता है बजट सेट के अंतर्गत। तो ऑप्शन आपसे इस प्रकार से दिए जा सकते हैं 0-0, ये आ जाएगा 1-1, C आ जाएगा 2 और D आ जाएगा 3-3। अब अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो ऐसे स्थिति में हम 0-0 देख के हो सकता है अपन ये अनुमान लगाएंगे कि ये वाला बंडल नहीं आएगा, जबकि बेटा अपन देख रहे हैं यहाँ जो खर्च हो रहा है वो 20 रुपए से अधिक हो रहा है। तो यहाँ 30 रुपए खर्च हो रहे हैं जबकि उपभोक्ता के पास कितने बेटा 20 रुपए ही है। तो इसका मतलब ये सही आंसर आएगा, ये तीनों बजट रेखा पर या बजट सेट के अंतर्गत आ रहे हैं। ये जो बंडल है वो बजट रेखा या बजट सेट के अंतर्गत नहीं आता, तो आपको जो आंसर होगा वो होगा। अगर हम सारे ऑप्शन अगर ध्यान से नहीं देखते हैं तो ऐसे इसमें गलत करके आ सकते हैं। तो ये दिमाग में रहना चाहिए हमें कि 0-0 आएगा बजट रेखा या बजट सेट के अंतर्गत आने वाला, बजट सेट के अंतर्गत आने वाला एक बंडल है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कभी हो सकता है कि अपन को सारी डिटेल देते और ये पूछा जा सकता है कि बजट सेट के अंदर आने वाले बंडलों की संख्या है ना, तो वो संख्या भी दी जा सकती है। तो ये भी हमें बहुत आसानी से स्पष्ट करना है। तो ये था बंडल, बजट सेट और बजट रेखा। ठीक है, अब इसके आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बच्चों एकदिष्ट अधिमान। ये बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, लेकिन यहां से अधिकांश बच्चों को दिक्कत आती है। अब एकदिष्ट अधिमान किसे करें, बच्चों को डेफिनेशन बहुत आसानी से याद नहीं हो पाती। तो एकदिष्ट अधिमान किसे बोल रहे हैं, वह बंडल या किसी बंडल में अन्य बंडलों की तुलना में कम से कम एक वस्तु की मात्रा ज्यादा हो लेकिन दूसरी वस्तु की मात्रा कम ना हो। मतलब अन्य बंडलों से अपन तुलना कर रहे हैं तो हो सकता है उस बंडल में अधिक मात्रा हो लेकिन दूसरी वस्तु की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। हम एग्जाम्पल से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि आपको कोई बंडल दे रखा है 2-2, हम 3 बंडलों में इसकी तुलना कर रहे हैं जैसे, तो ये आ जाएगा 1-2, फिर आ रहा है 2-1 और एक आ रहा है 1-1। अब यहां देखते हैं अपन तुलना कर रहे हैं तो देखो यहाँ जो प्रथम वस्तु की मात्रा है वो यहाँ ज्यादा है लेकिन दूसरी वस्तु की मात्रा कम नहीं है। यहाँ पर दूसरी वस्तु की मात्रा ज्यादा है लेकिन पहली वस्तु की मात्रा कम नहीं हो रही। मतलब वस्तुएं ज्यादा तो है लेकिन दूसरे में वापस कोई कमी नहीं आ रही। यहाँ देखते हैं तो दोनों ही वस्तुओं की मात्रा यहाँ अपन को क्या दे रखी है, ज्यादा दे रखी है। तो ये जो हमारा बंडल होगा वो एकदिष्ट अधिमान के अंतर्गत आता है। तो डेफिनेशन क्या आ रही थी बच्चों, जब किसी बंडल में अन्य बंडलों की तुलना में कम से कम, यानी कि इस वाले बंडल में कम से कम एक वस्तु की मात्रा अधिक तो हो लेकिन दूसरी वस्तु की मात्रा कम ना हो, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, एकदिष्ट अधिमान बोल रहे हैं। तो एकदिष्ट अधिमान बहुत सरलतम है लेकिन अधिकांश बच्चे यहां गलती करते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इसको याद करना है। बेटा आज हमने पढ़े थे बजट सेट, बजट रेखा का समीकरण और पढ़ा एकदिष्ट अधिमान। हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे बजट रेखा का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसका स्लोप कैसे निकालते हैं और बजट रेखा डाइवर्ट यानी शिफ्ट किस प्रकार से होती है। और बेटा बहुत महत्वपूर्ण है और वहां से क्वेश्चन आते ही हैं। तो आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो यहीं रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।